चलो स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक। तो मॉडर्न सबको पता ही है, 1757 से टिल डेट इज मॉडर्न। ठीक है, तो एक आधी बात पहले बता देना कि मॉडर्न को मॉडर्न क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉडर्न, व्हाई इज इट कॉल्ड एज मॉडर्न। एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, अगर वो समझ गए ना तो हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। देखो तीन चीजें हैं, जो तीन चीजें हम पढ़ते हैं, पहला है एंशिएंट, दूसरा है मिडिवल, तीसरा है मॉडर्न। ये हमारा क्लासिफिकेशन है, हिस्टोरियंस अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। तो मुझे ये बता दो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीन अलग अलग नाम क्यों? जैसे मेरा नाम अभिषेक, आपका नाम शिवम, आपका नाम अर्जित, तो ऐसा क्यों? जैसे आपका नाम कृष्णा, तो एनी स्पेसिफिक पर्पस तो होगा नाम रखने का पीछे? पहचान के लिए नाम दिया जाता है। अच्छा ठीक है, देखो कभी भी जैसे एक ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि इन केस कभी कोई पर्सनालिटी आ जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल अकबर आ गया, तो एनालाइज अकबर केवल इतना ही लिख दिया जाए, तो आप उसके कौन से पैरामीटर्स खोलोगे? तो कोई भी चीज होती है, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, तो तीन चीजें जरूरी होती हैं, उसका सोशल स्ट्रक्चर, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, इसलिए ऐसे अगर कोई व्यक्ति होगा उसका सोशल कैरेक्टर, उसका पॉलिटिकल कैरेक्टर, उसका रिलीजियस कैरेक्टर, है ना, तो ये सारे हेड्स पे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है? देखो जब एंशिएंट था तो सोसाइटी कैसी थी? प्रिविलेज बेस्ड थी कि नहीं थी? जन्म के साथ अधिकार थे। मिडिल में भी वही रहा, मॉडर्न में कैसी सोसाइटी है? इगैलिटेरियन। ठीक है, अब बात करो इकोनॉमिक्स की। एंशिएंट में इकोनॉमी कैसी थी? एनी आइडिया कैसी थी एंशिएंट टाइम में इकोनॉमी? एग्रेरियन इज टाइप ऑफ इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम, जो बेसिक जो टर्म है दैट इज बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर मान लिया। मिडिवल में क्या सिस्टम था? हाँ, कॉइनेज। अगर मैं कॉइनेज ना बोलूं, मैं बोलूं बुलियन सिस्टम, तो कोई प्रॉब्लम? हाँ, इन द एक्सचेंज ऑफ प्रेशियस मेटल्स। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता था? विद द एक्सचेंज ऑफ प्रेशियस मेटल्स, कि अगर हमको, मैं इंग्लैंड का हूं, मुझे इंडिया से कुछ ले जाना है, तो मुझे उस वैल्यू का सोना देना पड़ेगा या चांदी देनी पड़ेगी या कोई और वैल्यूएबल मटेरियल देना पड़ेगा, तभी वो चीज मुझे मिलेगी। ठीक है, बुलियन सिस्टम। अभी कैसा है? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में बोलूं तो कोई दिक्कत है क्या? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी एग्जांपल ले लो, देखो दो चीजों को कंपेयर कर लो। पहली चीज क्या है? इंडियन रुपी, दूसरा है अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर इज लाइक अमिताभ बच्चन, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो पल्स पोलियो का ऐड हो, चाहे वो आर्ट फिल्म हो। और इंडियन रुपी इज लाइक राजपाल यादव, है ना, कहीं कहीं पे ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताओ, एंशिएंट में कैसा था? अगर मैं बोलूं एब्सोल्यूट मोनार्की चलेगा? एब्सोल्यूट मोनार्की ये एक ओवरव्यू है, आपको जितनी भी डायनेस्टीज पढ़नी है ना, एंशिएंट में पढ़ेंगे, जो मिडिल में पढ़ेंगे, यही सिस्टम देखने मिलेगा और कुछ भी नहीं है। ये क्लियर हो गया तो फंडे क्लियर है। अगर मैं बात करूं मिडिवल में, तो क्या आ जाएगा? फ्यूडलिज्म। मिडिवल में फ्यूडलिज्म या सामंतवाद आदि था, फ्यूडलिज्म। और यही अगर मैं बात करूं मॉडर्न की, तो यू विल सी डेमोक्रेसी। इंडिया भले इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, पर उसके पहले भी हम स्टार्ट मानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इतिहास कभी वैक्यूम में नहीं पढ़ते, इतिहास केवल इंडिया का नहीं है, साथ में कुछ ना कुछ दुनिया में चल रहा है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है, ये की पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि यही केवल तीन डिफरेंस है, जिसके कारण हम एंशिएंट को एंशिएंट कहते हैं, मिडिवल को मिडिवल कहते हैं और मॉडर्न को मॉडर्न कहते हैं। या एक क्रक्स है ये कि एक्चुअली में जब हम किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हम उस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो इरेज कर दो ना, जल्दी कर लो यार, इसमें क्लास खिंच जाएगी फिर। हाँ, आ रहे हैं ना वास्को डा गामा। वास्को डा गामा में पहले भी एक और लाइक एक कठिन सवाल सूची में रख लो। इससे पहले ऑनलाइन पढ़ाया यार, पर अरे ये ओवरव्यू उनके लिए था जिनका पहला है, कभी पढ़ा नहीं है। पंखा भी चालू ही कर लो यार, गर्मी तो लगी रही है। वीडियो भी चल। अच्छा वीडियो, फिर वो दिक्कत हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो मेंस वालों के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें, उसके बाद फिर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से चलता है। दो चीजें, कभी सोचना सवाल बनेगा नहीं, बट स्टिल पहला सवाल, व्हाई इंडिया? व्हाई देयर वाज अ नीड टू डिस्कवर इंडिया एंड व्हाई यूरोपियंस?
वाई नॉट चाइनीज, वाई नॉट रशियंस, वाई नॉट अफ्रीकन, वाई नॉट अमेरिकन? क्यों इंडिया ही क्यों? रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी यूरोपियंस के पास। एक तो इसको अगर हम बोले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, दूसरा सिंपल इकोनॉमिक्स, डिमांड और सप्लाई। भाई डिमांड है तब तो सप्लाई होगी, ठीक है। और क्या कहते हैं फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल सिस्टम, फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल सिस्टम, तो उससे तो वो कॉन्क्वेस्ट के लिए जरूरी था। यूरोपियंस क्यों जीते, पर इंडिया आए क्यों? पहले पहले आने तो फिर तो जिताओगे। अगला क्या? ट्रेड हाईली बेनिफिशियल, सिंपल सी बात है ना, ट्रेड हाईली बेनिफिशियल। तो ये 3 मार्क्स में बनेगा ही सवाल, ज्यादा ऊपर बनेगा नहीं। ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे? ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए अलग, वो अलग पर्सपेक्टिव पे चलेंगे। अभी यूरोपियंस ही क्यों, यूरोपियंस ही क्यों है? देखो विश्व के 2 सबसे बड़े रेवोल्यूशंस वो यूरोप में ही हुए, जिन्होंने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री चेंज कर दिया। सबसे पहला रेनेसॉ और दूसरा आईआर। रेनेसॉ का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। कैसे? देखो साइंटिफिक फील्ड में पहली चीज तो वेस्ट और ईस्ट को एक दूसरे के बारे में पता लग गया। साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हुए। पहले सबको पता था पृथ्वी कैसी है, फ्लैट है। केपलर आए, उन्होंने क्या बोला? नहीं, पृथ्वी गोल है, ठीक है। कोलंबस निकला, है ना, उसने बताया नहीं भाई साहब दुनिया तो गोल ही है। मतलब उसने एग्जैक्टली पूरा चक्कर नहीं लगाया, बट स्टिल उसने क्या बताया? दुनिया गोल है, ठीक है। तो ये जब चीजों का नॉलेज हो गया तो लोग मूव करना शुरू कर दिए, और उसी टाइम पे क्या होना? लैंड रूट का ब्लॉक हो जाना, सी रूट के बारे में पता लग जाना, एंड द यूरोपियन स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, ठीक है। अब किस क्रम में आए उसकी बात कर लेते हैं। ये तो लगभग सभी को पता होता है, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। सबसे पहले पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स भी ले ही लो, फ्रेंच, स्पेनिश। स्पेनिश आए थे लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब क्या कहते हैं, पता कैसे लगा इंडिया के बारे में? देखो होता क्या है कि सपोज कर लो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन बनाई, किसने? स्पेन ने और पोर्टुगल ने। स्पेन ने बोला इधर जो कुछ भी है वो मेरा है, पोर्टुगल ने बोला जो कुछ इधर है वो मेरा है, ठीक है। ये दोनों कोस्टल कंट्रीज है, ठीक है। जैसे समवट इंडिया वो थोड़ा मतलब क्लमजी हो गया, और समझ लेना, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री निकली। सबसे पहले कौन निकला? कोलंबस, एक स्पेनार्ड। क्या डिस्कवर करने? इंडिया, पर डिस्कवर नहीं कर पाया। क्या डिस्कवर कर दिया? अमेरिका, ठीक है। इसीलिए उसको जो वहां पे नेटिव्स मिले उसको उसने रेड इंडियंस बोला, रीजन यही था। फिर अगला व्यक्ति जो निकलता है पुर्तगाल की तरफ सबसे पहले, वो था बार्थिलोमियो डियास। कौन निकला? बार्थिलोमियो डियास। एंड ही इज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू हैव क्रॉस्ड इक्वेटर। ये दुनिया का ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने इक्वेटर क्रॉस किया है, ठीक है। तो बार्थिलोमियो डियास निकला, लेकिन एग्जैक्टली उसे इंडिया नहीं मिला। वो कहां तक पहुंचा? केप ऑफ गुड होप। इसके बाद ये सब कब हो रहा है? ये हो रहा है 1488 में, ठीक है। 10 साल एग्जैक्टली बाद कौन आया इंडिया? दैट इज वास्को दा गामा इन 1498 विद द हेल्प ऑफ एन इंडियन सेलर अब्दुल माजिद, ठीक है। इब्न माजिद भी कुछ किताबों में मिलता है, अब्दुल माजिद या इब्न माजिद, उसकी मदद से। जैसे वो पहुंचता है, ये स्टोरी सबको पता है, कैलीकट के पोर्ट पे पहुंचा, वहां पे जैमोरिन के बारे में एक जो कंफ्यूजन होता है उसको क्लियर रखिएगा। जैमोरिन इज टाइटल, जैमोरिन उस राजा का नाम नहीं था। हाँ, राजा का टाइटल था, राजा का नाम था मनु विक्रम वर्मा, ठीक है। और ये टाइटल है जैमोरिन, जो उसको पदवी है हमारा महाराज, महाराजाधिराज। तो वैसे वो जैमोरिन जो है वो लोकल रूलर है और उसका टाइटल है, ठीक है। तो ये स्टोरी है हाउ दी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड। अब बात करते हैं पुर्तगालियों की, ठीक है। ये तो सबके मतलब लूसेंट में लिखा ही हुआ होता है। देखो पुर्तगालियों के हिसाब से इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले वास्को दा गामा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नहीं वो नहीं, बार्थिलोमियो तो पहले आ चुका है। नहीं, अल्मेडा नहीं है। हु वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड ब्राजील? दैट वाज पेड्रो अल्वारेस काब्रा। पेड्रो अल्वारेस काब्रल। और इसी ने पहली फैक्ट्री लगाई है, कहां? कैलीकट में,
इट वॉज नॉट वास्को डा गामा, इट वॉज पेड्रो अल्वारेस काब्रा। इसने विवाद भी किया अरबों के साथ, फिर उस विवाद को समेटने के लिए कौन आया था? वास्को डा गामा आया था। ठीक है, फिर जब इन्होंने 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा कब्जा लिया तो फिर इन्होंने क्या बनाया? अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या? सबसे ऊपर होगा वाइस रॉय। कौन होगा सबसे ऊपर? वाइस रॉय के नीचे होंगे तुम्हारे फैक्टर्स। कौन होंगे? फैक्टर्स के नीचे होंगे वैडोर डी फजेंडास। ठीक है, वैडोर डी फजेंडास। ये जो वैडोर डी फजेंडा है ये भृत्य समझते हो? भृत्य नहीं तो हाँ, प्यून। जैसे जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो आपको भृत्य मिलेंगे, है ना? तो वो वही भृत्य है ये। ठीक है, फैक्टर से ही आया है शब्द फैक्ट्री, है ना? फैक्ट्री को एग्जैक्टली जो मॉडर्न एस्टैब्लिशमेंट है वो मत समझना। ठीक है, वो एक वेयर हाउस टाइप का है, उसमें ये फैक्टर रहता था, दैट इज इट इज नोन एज व्हाट? फैक्ट्री। फिर 3 इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं या वाइस रॉय हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला एल्मीडिया, एल्ब्यूकर्क और नीनो डा कना। ठीक है, एल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? देखो सबको पता है कि अगर हिंदुस्तान को रूल करना है तो वी हैव टू कंट्रोल द इंडियन ओशन। पानी नीला होता है ना? ब्लू है पानी, पानी तो वही वाली बात है। सो दैट इज व्हाई। और आज भी व्हाई डू वी हैव कोस्ट गार्ड्स? रीजन यही है ना कि कोई भी अटैक या इन्वेड कर सकता है तो उनको प्रोटेक्ट करना था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर एल्ब्यूकर्क इंपीरियलिज्म, पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। सबसे ज्यादा जो एरियाज है जैसे अन्नौर, अंजदीव, कैनोर, है ना, ये सब किसने कब्जियाए हैं? वो एल्ब्यूकर्क के टाइम पे हुआ ये सारा कारनामा। फिर अगला कौन है? नीनो डा कना। एक चीज याद रखना कि जो बहादुर शाह था गुजरात का, कौन? बहादुर शाह ऑफ गुजरात, उसको मारा था किसने? नीनो डा कना ने। मुद्दा क्या था कि अब यहां पे कौन आ चुका है? हिंदुस्तान में मुगल्स आ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत विवाद हुआ था किसका? बहादुर शाह का हुमायूं के भाई कामरान से। ठीक है, तो उस विवाद को निपटाने के लिए कौन आ गया था? हुमायूं आ गया था। तो उसने हेल्प मांगी थी कना से। किसने? बहादुर शाह जफर ने। तो इसने बहादुर शाह ने, सॉरी नॉट बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह ने। तो इसने बोला था कना ने कि भाई देखो ऐसा नहीं है, कुछ दोगे तो ही कुछ मिलेगा। तो बोले क्या चाहिए? बोले हमको क्या दे दो? यू गिव अस व्हाट? दमन एंड दीव। गोवा तो मिल चुका है, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव दे दो। ठीक है, तो दमन और दीव में जब क्रिश्चियंस पहुंचे, मुस्लिम्स ऑलरेडी रह रहे थे, तो क्या हुआ? धर्म युद्ध हुआ। ठीक है, तो बहादुर शाह ने बुलाया कना को, आओ मिलके मांडुवली करते हैं। पर कना ने क्या किया? बहादुर शाह को मार दिया और परमानेंटली हुमायूं का भी सरदर्द खत्म कर दिया और दमन और दीव को ऑक्यूपाई कर लिया। फिर 2 इंपॉर्टेंट चीजें कना के बारे में। सबसे पहली चीज की सती का एबॉलिशन। सबसे पहला व्यक्ति जिसने अपने एरिया में सती को एबॉलिश किया था, दैट वाज हू? नीनो डी कना। और अगली चीज जो उसने की, ही एनकरेज लोकल मैरिजेस। व्हाट डिड ही एनकरेज? लोकल मैरिजेस। क्यों लोकल मैरिज? सिपाही बिना बीवी के नहीं रहेगा ना, कब तक रहेगा? और कितने लोग बुलाओगे? कितने लोग बुलाओगे? पुर्तगाल कितना बड़ा देश है पुर्तगाल। तो ऐसे लोग चाहिए जो यहीं पे हमें मिल जाए, चीप लेबर अवेलेबल हो जाए, हमारे सिपाही भी यहीं रहे और एक हमारा ही क्या बन जाए? एक कुनबा बन जाए। तो ही एनकरेज दीज 2 थिंग्स। कौन? नीनो डा कना। ठीक है, चलो तो ये सारी बातें हो गई किसके बारे में? लाइक उनके कैसे उन्होंने बढ़ाया। अब ट्रेड बढ़ाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें वो यूज करते थे। एक थे फेइतोरियास और एक थे कारतेज। क्या क्या? फेइतोरियाज और कारतेज। फेइतोरिया क्या है? फेइतोरिया जो ये चेक पॉइंट है, क्या है? चेक पॉइंट। सपोज करो दिस इज द इंडियन कोस्ट लाइन, यहां तक इनका कंट्रोल है। ठीक है, यहां तक इनके शिप स्टेशन है। आप कोई शिप लेकर के आए, यहां पे वो आपकी शिप को घेर लेंगे, बोलेंगे कहां जा रहे हो? बोले इंडिया। बोले फ्री में नहीं जाने मिलेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फिर अगर आप धोखे से उनके जो डॉकयार्ड है, जो उनके कब्जे में, सूरत हो गया, गोवा हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, यहां पे लैंड करते हो, तो आपको कारतेज करके एक पास खरीदना होगा। क्या खरीदना होगा? कारतेज करके एक पास खरीदना होगा। और ये पास के अमाउंट के बदले में आप ट्रेड कर पाओगे। तो ये 2 चीजें, फेइतोरिया सिस्टम और कारतेज सिस्टम। ठीक है, अब देखो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आए कब ये? 1498। गए कब ये? 64 में गए ना? 61 में गए? लिबरेशन ऑफ गोवा के बाद चले गए थे। हाँ 61, ठीक है। वो 1954 में फ्रेंच गए थे, 61 में गए। ठीक है, सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले। इनके बाद में कौन आए? मुगल्स आए। बट वाई दे वर नॉट एबल टू मेक एन एम्पायर इन इंडिया?
क्यों? व्हाई डिड दे फेल? फेल क्यों हो गए? ये अब मेंस का क्वेश्चन है ना। सबसे पहली चीज पॉलिसी ऑफ इंक्यूजिशन, पॉलिसी ऑफ इंक्यूजिशन मतलब फोर्सफुल धर्म परिवर्तित करा रहे थे। धर्म परिवर्तित कराने के बाद भी ये क्या करते थे कि जो नॉन क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिश्चियनिटी के जो लॉज होते हैं जिनको हर्षे कहते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहां मनुस्मृति है ना, ठीक है, मुस्लिम्स में क्या है? कुरान और हदीस, ठीक है, तो वैसे क्रिश्चियन में क्या है? लॉज ऑफ हर्षे, ठीक है। हनाफी स्कूल ऑफ थॉट सुना है? सुना ही बस। जो हमारे यहाँ इस्लाम है ना वो हनाफी स्कूल ऑफ थॉट से इंस्पायर्ड है। जो भी उसके नियम है, ये जजिया, ज़कात, खम्स और खरास, ये हनाफी स्कूल ऑफ थॉट का है, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ इंक्विजिशन। दूसरी चीज पिद्दी सा देश, दो फ्रंट। कितना बड़ा देश है पुर्तगाल? बहुत ही छोटा। अपने आगे डिस्ट्रिक्ट बना। हाँ, अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे एमपी का भी मतलब छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन जो हमने निकाल दिया है उतना बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? ब्राजील भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, इंडिया भी ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मेंटेन टू फ्रंट्स? वेरी गुड एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द वॉर ऑफ 1971 के युद्ध में क्या हुआ? हमको सबसे बड़ा खतरा था कि कहीं ये बांग्लादेश से अटैक ना कर दे, है ना। तो उन्होंने क्या किया? स्ट्रेटेजी चेंज की, और ये कहां से घुसना चाह रहे थे? लोंगेवाल से। तो हमने क्या किया? कश्मीर में एक फ्रंट खोल दिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब दो फ्रंट्स खुल गए तो पाकिस्तान दो फ्रंट्स में लड़ने लगा, और इसीलिए हम पाकिस्तान को इजीली हरा पाए, ठीक है। तो दो फ्रंट्स में एक छोटी कंट्री के लड़ना प्रॉब्लमैटिक होता है, ठीक है। तो इसलिए भी। तीसरा, मुगल्स। सबसे बड़ा रीजन कौन है? मुगल्स। भाई साहब, अगर मतलब हर बाप का एक बाप होता है, उसको हम दादाजी कहते हैं, ठीक है। तो तुम भले हमसे पहले आए होगे पर हम तुमसे बड़े हो चुके हैं। तो मुगल्स ने क्या किया? कॉन्स्टेंटली चेक किया है किसको? पोर्टुगीज को, कि वो आगे बढ़ने ना पाए। फिर अगली चीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सीधी सी बात है, सैलरी क्या होगी? कम होगी। एम्प्लॉय क्या करेगा? करप्शन करेगा। करप्शन से क्या होगा? इनएफिशिएंसी आएगी। इनएफिशिएंसी आएगी तो क्या हो जाएगा? सिस्टम फेल कर जाएगा। तो अगला रीजन ये कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज था। अगला, बैटल ऑफ स्वाली होल, है ना, जोशुआ चाइल्ड वर्सेस दी अमेरिकन, सॉरी दी ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो बैटल ऑफ स्वाली होल में लड़ाई होगी किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। और इसी बैटल के बाद लिमिटेड कर देंगे। कौन? ब्रिटिशर्स। किसको? पुर्तगालियों को, ठीक है। और अगला, इनका शाहजहां से एक पंगा हो गया था। शाहजहां से क्या हो गया था? पंगा हो गया था। पंगा क्या हो गया था कि जैसे देखो पैसे नहीं आ रहे, तो उन्होंने क्या किया? दो चीजें स्टार्ट करी। सबसे पहला चीज स्टार्ट करी स्मगलिंग, और दूसरी चीज स्टार्ट करी जो है वो किसकी? स्लेव ट्रेड। तो हुआ क्या कि शाहजहां की जो बेगम थी, उसकी बेगम की दो फेवरेट स्लेव्स थी, उनको इन्होंने क्या किया? अपने कब्जे में ले लिया पुर्तगालियों ने, और सेल आउट कर दिया। तो शाहजहां को गुस्सा आया, तो जो हुगली में इनके एस्टैब्लिशमेंट थे वो छुड़ा लिए। किसने? शाहजहां ने। फिर रही सही जो कसर थी वो किसने दूरी कर दी? बाजीराव ने। जो सॉल्सेट और बसीन इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, वो सॉल्सेट और बसीन किसने छुड़ा लिया? बाजीराव ने। तो जो बची कुची कहानी थी वो किसने मार दी? बाजीराव कहानी ने वो कहानी शुरू कर दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये क्या है? मोदी, नरेंद्र मोदी। मोदी एक स्क्रिप्ट, हाँ, मोदी एक स्क्रिप्ट है जिसमें गुजराती लिखी जाती है ना। गुजराती भाषा जो है मोदी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। और मोदी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कौन करता है? पुर्तगाली करते थे। यूपीएससी 1999 का सवाल है ये, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। और एक और चीज की जो हुगली का पोर्ट है, ये यूपीएससी 1996 हुगली का पोर्ट ये स्मगलिंग के लिए यूज करता था, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और दोज वर अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी के पुराने सवाल एमपीपीएससी का नया सवाल होता है ना। और बिल्कुल सिंक में रहा करो यूपीएससी के पेपर के, जैसा यूपीएससी का पेपर होता है सिमिलरली। अगर उसने पॉलिटी पूछी है, एमपीपीएससी पॉलिटी पूछेगा। उसने करंट अफेयर्स पूछे हैं, 17 का पेपर देख लो, उसने उसी साल करंट अफेयर्स पूछे थे। एमपीपीएससी ने ऐसा करंट अफेयर्स भर के दिया कि सब बाहर सबकी 12 बजी पड़ी थी, ठीक है। हो गया। तो ये रीजंस आई थिंक पर्याप्त है। तो ये पुर्तगाली आए और चले गए। अब अगली बात करते हैं किसकी? डच, ठीक है।
एक चीज और याद रखिएगा कि इनके आने का क्रम भले कुछ हो, कंपनी बनाने का क्रम अलग है। कोई कंपनी बनाने का क्रम बताएगा? व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच दे फॉर्म्ड कंपनीज? नहीं यार, देखो सबसे पहली कंपनी बनी पोर्टुगीज, के बाद बनी इंग्लिश, फिर बनी डच, फिर बनी फ्रेंच, उसके बाद डेन्स मान लो, उसके बाद फ्रेंच। ठीक है, ये कंपनी बन गई है कब? 1600 में। ये कंपनी बनी है 1602 में। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वो थोड़ा सा इंटरचेंज है आने का क्रम और जाने का क्रम। और जो पोर्टुगीज कंपनी थी उसका नाम याद रखना प्रॉब्लम्स में, एस्टाडो दा इंडिया। ठीक है, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, चले बड़े होंगे। चलो तो अब बात करते हैं। देखो अब एक और कॉन्स्पिरेसी, वैसे प्लॉट बनानी चाहिए मेरे को, फिर प्लॉट बना देता हूं। अगर आप देखें तो 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा। और 1595 तक, 1595 में कोशिश करना शुरू कर देंगे डच लोग आने की और निकल जाएंगे वहां से। वाई अ वैक्यूम ऑफ अराउंड 100 years? वाई? अबे मुगल्स क्या कर लेंगे? मैप नहीं था, दे डिड नॉट हैड द एक्सेस टू मैप। मुद्दा तो नक्शा है ना भाई, कंपास है। देखो कंपास की जो अगर कंपास डिस्कवर नहीं हुआ होता तो कभी इंडिया को डिस्कवर ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर पता है इट इज एन ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते थे? वाई ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं ना हम, दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो ईस्ट में कहां तक जाना है, तो कंपास ने इजी कर दिया, है ना। तो कंपास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ रेनेसां। ठीक है, तो 1498 से 1595 तक नहीं मिला, पर जो पोर्टुगीज वाइसरॉय था उसका एक चेला था, या उसका एक कर्मचारी समझ लो, ह्यूगन वैन लिंकोस्टन। ह्यूगन वैन लिंकोस्टन साहब एक डच नागरिक थे और उनको नक्शे की प्राप्ति हो गई और उन्होंने क्या किया, नक्शे को बांट दिया। बोले अपनी भाषा में छपवाया और सबके पास वो नक्शा पहुंच गया, है ना। जब सबके पास नक्शा पहुंच गया तो अब धीरे धीरे सभी लोग आना शुरू कर देंगे। तो फिर कौन आ गया? डच आ गया। कंपनी बनाई 1602 में। कंपनी का नाम जो हम पढ़ते हैं दैट इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम था VOI। उसमें लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम में, वेरडिंगे उंगेज इंडिस करके कुछ नाम था डच लैंग्वेज में। ठीक है, तो दैट इज VOI वाज द शॉर्ट एक्रोनिम फॉर दैट कंपनी। ठीक है, सबसे पहला डच कौन था जो हिंदुस्तान आया? कॉर्नेलियस डी ह्यूटमैन। कौन? कॉर्नेलियस डी ह्यूटमैन। ही इज द फर्स्ट डच टू कम टू इंडिया। से वास्को दा गामा, वैसे कॉर्नेलियस डी ह्यूटमैन। ठीक है, और सबसे पहली चीज याद रखना कि ये दुनिया की सबसे पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। दुनिया की सबसे पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी और सबसे पहली कंपनी जिसने शेयर्स इशू किए थे। हाँ, एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज, जो दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, इकलौते ये हैं जिन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई है ना। यही थे जिनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, या जिसको आजकल आप मछलीपट्टनम कहते हो, है ना, वहां पे लगी थी। बाकी सबकी पहली फैक्ट्री सूरत लगेगी बाय डिफॉल्ट। केवल ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, किनकी फैक्ट्री कहां लग रही है? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, सूरत वो मद्रास है। फिर अगर तुम वैसे बात करोगे तो मद्रास है। फिर अगर उस सिस्टम से जाओगे तो मद्रास है फिर, है ना। सेकेंड फैक्ट्री 1615 में मसूलीपट्टनम में। 1613 में कहा? 1611 में थी, 1611 के बाद में उन्होंने 1611 इज मद्रास। हाँ, 1613 इज सूरत, 1615 इज मसूलीपट्टनम, है ना। फिर बालासोर, है ना, फिर पुलिकट, फिर उगली, फिर कासिम बाजार। इफ यू वांट, अभी तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन ने डिस्कस नहीं करी है ना। ठीक है, चलो तो ये पहली, ठीक है, मतलब इतना डिटेल में मत जाओ। मैंने वो प्लॉटिंग वगैरह कर रखी थी, मतलब लाइक ऑप्शनल था मेरा। कभी हम भी जवान थे तो यूपीएससी देने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री कहाँ? मसूलीपट्टनम। अब इनका डाउनफॉल कैसे हुआ? कुछ नहीं याद रखना, सिंपली रिमेंबर बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा 1756, जस्ट बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी। 59, जस्ट बिफोर द बैटल ऑफ बक्सर, है ना। इशू क्या था उसकी हम बात कर लेंगे जब हम बंगाल में पहुंचेंगे।
ठीक है। तो बैटल ऑफ बेदारा डच और किसके बीच में, इंग्लिश के बीच में। इंग्लिश ने हरा दिया और डच वापस कहां चले जाएंगे, इनकी फॉर्मर कॉलोनीज थी कहां, जावा, इंडोनेशिया और स्पाइस आइलैंड्स। ठीक है, यहां 3 जगह इनकी कॉलोनीज थी, वहां ये वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी खत्म हो गई किसकी, डच की। ठीक, चलो अब बड़ी बात, डच इन इंडिया पे 3 मार्क्स अगर आता है तो क्या क्या लिखेंगे? डच इन इंडिया में कब आए, ठीक है, फैक्ट्रीज कहां कहां लगाई और डाउनफॉल क्या था। ठीक है। इसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं क्या? नहीं, जस्ट पोस्ट हाँ। डच चलो, तो ये डच के बारे में 1602 का ही डालेंगे। हाँ 1602 में ही फैक्ट्री बनी थी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी डाल सकते हैं। हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वर्ल्ड्स फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, ये सब तो पता है ना। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन। कोई मेजर ऐसा नहीं होता, कोई भी लोग इकट्ठे हो गए जॉइंट स्टॉक कंपनी बन सकते हैं। शेयर क्या होता है, कोई भी कंपनी अपना एक अबे शेयर सिंपल से डेफिनेशन बताओ, पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल, वेरी इजी डेफिनेशन है ना। चलो, तो अब किसकी बात करते हैं हम। डच इन इंडिया में 1602 अपन ने ईयर डाल दिया। हाँ, पहला व्यक्ति कौन आया, या फिर अगर चाहो तो पहला व्यक्ति कौन आया, या सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ थे। पहला व्यक्ति क्या नाम था उसका? कॉर्नेलियस डी ह्यूटमन, अगर इस व्यक्ति का ही नाम आ गया। इसकी तो स्पेलिंग ही 3 नंबर में आ सकती है। स्पेलिंग भी 3 नंबर में आ सकती है। तो क्या चाहते उसका नाम सुरेश कुमार हो। पहला डच जो हिंदुस्तान आया वो सुरेश कुमार। राजेश। तो अपन 1602 में बता देंगे कि कंपनी बनी है और भारत में आई है ना, आफ्टर पोर्टुगीज, है ना। और फिर उसके साथ हम बता देंगे कि फर्स्ट पर्सन वाज ये भाई साहब, और बैटल ऑफ पिलेरा से ब्रिटिश के साथ ज्वाइंट स्टॉक डाल भाई, ज्वाइंट स्टॉक। हाँ, जॉइंट स्टॉक भी डाल सकते हो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं मानो, कीवर्ड है, कीवर्ड है ना। चलो, तो अब बात करते हैं किसकी, ये लिख लिया, कॉर्नेलियस डी ह्यूटमन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेजों की कहानी बड़ी पेचीदा है। 1599 में एक एबला आदमी आया जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। अगर बात करो तो ये सबसे पहला व्यक्ति है, पर ये कैसे आया था, लैंड रूट से। दूसरी चीज, ये फक्कड़ आदमी था, है ना। इसके पास कोई परमिशन नहीं थी, है ना, कि वो जाके सीधे राजा से मिल सके। यार अब अगर मोदी से मिलना है तो कम से कम मैं बिल क्लिंटन तो होना चाहिए ना। अरे बिल क्लिंटन ना सही तो एटलीस्ट अगर नेपाल का प्रधानमंत्री मुझे भेज रहा है तो एटलीस्ट वो फोन करे कि मोदी जी, माई सेल्फ केपी शर्मा ओली अभिषेक सिंह बघेल को भेज रहा हूं, ये मेरे डेलीगेट में से हैं। तो मोदी जी मिलेंगे, कैसे मिल लेंगे, है ना। तो उसके पास कोई सिस्टम नहीं था, वो वापस लौट गया। पर तब तक जो भौकाल मचाया था किसने, वास्को दा गामा ने। हर उस 1 रुपए जो उसने लगाए थे उसके लिए 200 रुपए कमाए थे वास्को दा गामा ने। तो पूरे यूरोप में जो है ये बात फैल गई कि यार अगर हम भारत से व्यापार करेंगे तो हो सकता है कि हम जो है क्या करें, मतलब रातों रात बड़े हो जाएं। और अब है क्या कि भाई साहब अगर सब पहुंच रहे हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी इंपीरियलिस्ट कंट्री कौन सी है, इंग्लैंड, वो कैसे नहीं आए। तो 31 ऑफ दिसंबर 1600, वो तारीख जिस दिन हमारा भविष्य बिगड़ गया, है ना। न्यू ईयर की ईव है, क्वीन हाई रही होगी, कुछ लोग पहुंच गए, बोले कि हमें परमिशन चाहिए। बोले काहे की परमिशन चाहिए, ट्रेड करना है। तो राजा कुछ भी दे सकते हैं, है ना। बोले हाँ परमिशन लेना, परमिशन ले लो, परमिशन किस चीज की परमिशन, बोले भाई साहब ट्रेड करना है। बोले ठीक है। तो इस तारीख को चार्टर इशू हुआ। क्या इशू हुआ, चार्टर 15 साल के लिए। इनिशियल जो चार्टर था वो कितने साल का था, 15 साल का। पर 1609 में अंग्रेजों ने सेटिंग करके इस चार्टर को बढ़ा दिया था टिल दी पार्लियामेंट वांट्स, तब तक। और चार्टर में क्या था कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जितनी भी दुनिया है उससे एब्सोल्यूट ट्रेड मोनोपोली है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी छोटा नाम है, ठीक है। पूरा नाम है द कंपनी ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, है ना। या इसके अलावा 2 और नाम चलते हैं, यूपीपीसीएस 2008 और 2009 में पूछा गया है। क्या है वो 2 नाम, वो 2 नाम है जॉन्स कंपनी, क्योंकि जो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने कंपनी बनाने का आइडिया दिया था वो कोई सर जॉन ही थे, है ना। वो केसरिया विलायती वाले सर जॉन नहीं। जॉन्स कंपनी या लीवैंड्स कंपनी, ठीक है। तो ये 3 नाम है, अगर आप पूरा नाम याद रख सकें, अगर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाए तो द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 3 मार्क्स कब फॉर्म हुई, है ना, क्या काम था उसका, कहां फैक्ट्री लगाई और
क्या सिंबोलिज्म है? पहली फैक्ट्री सूरत में ही है ना? हाँ, पहली फैक्ट्री सूरत में ही है। ठीक है, मैं रुक जाओ, वो तेरे को पर्सनली बता दूंगा मैं, इनके क्यों 12 बजा रहा है। ठीक है, चलो, तो अब कंपनी बन गई। कंपनी बनते बनते अब समय लग गया उनको यहां आने में। आएगा कौन? 1608 में सबसे पहली बार कौन आया? सर विलियम हॉकिंस, है ना, ये सबको पता होता है ना। उसकी शिप का नाम बताओ। हेक्टर। रेड ड्रैगन तो उसकी थी, हाँ, रेड ड्रैगन इसकी थी, सबसे पहले वो वास्को ड गामा की शिप थी, रेड ड्रैगन, है ना। हाँ, हेक्टर शिप, ये कौन बनेगा करोड़पति का? 1 करोड़ का सवाल है। हेक्टर नाम के शिप से आया, ठीक है। कौन? वास्को ड गामा। कहां पहुंचा? सॉरी, विलियम हॉकिंस, ये पहुंचा सूरत, ठीक है। सूरत जब पहुंचा तो सूरत का पोर्ट उस समय किसके पास है? पुर्तगालियों के पास। पुर्तगालियों ने रोक लिया, बोले बेटे कहां जा रहे हो? बोले इंडिया। बोले कहां इंडिया बेटा? दिस इज पुर्तगाल। बोले यार पागल बना रहे हो यार, मैं वहां से घूम के आया हूं, ये तो इंडिया है। पर उनने पुर्तगालियों ने क्या किया? इसको कब्जे में ले लिया। किसको? विलियम हॉकिंस को। पर उसने कुछ जुगाड़ लगाया और वहां से निकल गया और पहुंचा कहां? अब जहांगीर की कोर्ट में पहुंचना है। जहांगीर क्या पैदल आदमी है? नहीं है ना। और इंग्लैंड की इतनी औकात नहीं है कि इंग्लैंड का राजा डायरेक्टली पत्र लिख दे किसको? जहांगीर को। और जहांगीर सुन ले, इंग्लैंड वॉज वेरी इंफीरियर टू इंडिया, है ना, वो उसका एहसास था उनको। और एक और प्रॉब्लम थी, जब वो वहां से चले थे तो उनको पता था कि हिंदुस्तान का राजा कौन है? अकबर। पर 1605 में अकबर को 10 लग गए और अकबर मर गया। दिस इज रियल स्टोरी। अकबर डाइड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उस समय कॉलेरा हैजा का इलाज नहीं था, ठीक है। तो अकबर 10 से मर गया, ठीक है। और राजा बदल चुका है। राजा कौन है? हुमायूं। अब हुमायूं तक पहुंचे कैसे? सॉरी, जहांगीर। जहांगीर तक पहुंचे कैसे? तो 1609 में एक सेटिंग की गई। क्या की गई? एक सेटिंग और एक जुंटा ग्रुप था। क्या था? जुंटा ग्रुप। जुंटा ग्रुप में 3 लोग हैं, उसकी वाइफ नूरजहान, आसफ खान और उसका ससुर इत्मादुद्दौला। ससुर है ये, ब्रदर इन लॉ एंड दैट इज ससुर, मतलब उसका ससुर। हाँ, ये मतलब नूरजहान का तो बाप ही है। हाँ हाँ, नूरजहां फैक्शन या जुंटा ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। जुंटा ग्रुप को घूस दी गई और कौन पहुंच पाया वहां पे? विलियम हॉकिंस खड़े हुए कहां? जहांगीर के सामने। अब देखो, इतिहास में जो होना होता है वो होना होता है। अब था क्या कि एक स्टोरी है, ऐसे कुछ छोटी सी किताबों में पढ़ी है मैंने। कहते हैं कि जहांगीर की एक बेटी थी जिसको जो है सर में बहुत दर्द रहता था, है ना। और उस दर्द को ठीक करने के लिए दुनिया भर से हकीम हुक्काम मंगाए गए, पर वो कुछ नहीं कर पाए। और अब ये भाई साहब भी चलते रहते थे, तो इनको भी जो है सेलर्स डिसीज थी, तो एक ये सूरमा रखते थे, ठीक है। तो जिससे जब भी इनको सेलर्स डिसीज होती थी, तो सूरमा सर में लगाया और सब नॉर्मल चलने दो, है ना। अब हुआ क्या, इतिहास में उसी दिन उसके सर में दर्द होना था, फिर दर्द हो गया, वो चिल्लाने लगी। अब जब चिल्लाने लगी तो भाई पूरा महल गूंज उठा, है ना। बात कहां तक पहुंची? जो है सुल्तान तक। तो सुल्तान ने बोला क्या करना चाहिए? तो इतने में इसने बोला कि मैं आई पार्डन। बोले क्या? हाँ तू भी बोल ले भाई, क्या बोलना चाह रहा है? बोले मेरे पास एक दवाई है, शायद काम कर जाए। बोले कर लो भाई, सबने तो किया है, कर लो। उसने सूरमा लगाया और राजकुमारी ठीक हो गई। मोगैम्बो खुश हो गया, बोले वेरी गुड, आई लाइक यू। चलो ये कर्ज है, इसका हम बदला शाम को उतार देंगे, है ना। जहांगीर इज फेमस फॉर हिज ड्रिंकिंग एबिलिटीज, और अफीम खाने का इतना शौकीन था वो कि उसने शाम को बुला लिया। किसको? विलियम हॉकिंस को। अब मिल बैठे हम 3 यार, आप, मैं और बैक पाइपर क्लब सोडा, चल के जाम, और दोस्ती हो गई। इतनी तगड़ी दोस्ती हुई कि विलियम हॉकिंस से इंप्रेस होकर उसको टाइटल दे दिया इंग्लिश खान। बोले आप इंग्लिश खान, बोले 400 का मनसब ले लो, आगरा किले में रह लो, तुम्हारी शादी भी करा देते हैं। शादी भी करा दी और बोले 30,000 रुपए महीना भी दूंगा हिंदुस्तान में रहने के लिए, है ना। पर ये 30,000 रुपए महीना कभी नहीं मिले, पर बाकी सारी बातें सेट हो गई, है ना। अब भाई साहब आप बोले कि ठीक है, मोगैम्बो जब 2 बार खुश हो चुका है तो मैं तो कुछ मांग ही सकता हूं। बोले मांगो, क्या मांगते हो? बोले हमें फैक्ट्री लगानी है, पर प्रॉब्लम यह है कि फैक्ट्री लगाने की परमिशन जहांगीर तो दे दे। जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया, 1609 में ही फरमान क्या हो गया? जारी हो गया। 1609 में फरमान आ गया, पर फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे। रेड टेपिज्म। बोले क्या मिल गई? परमिशन तो है, पर फैक्ट्री खोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जो इसके पहले जो राजा थे अकबर ने शुरू की थी
सुलह कुल की नीति, सुलह कुल की नीति में वो जितने भी धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरु थे सबको बुलाते थे। तो दो धर्मगुरु थे जो क्रिश्चियनिटी से जाया करते थे उनके यहां, कौन कौन थे वो? एंथनी दी मोंजारेट और एक्वाविवा। ठीक है, तो मोंजारेट और एक्वाविवा याद रखना, ठीक है, अगर याद रख पाओ तो मोंजारेट और एक्वाविवा ने इन्फ्लुएंस कर दिया था किसको? अकबर को। ठीक है, कि आप हमारे तरफ झुकाव था। ठीक है, तो जहांगीर का भी झुकाव है, नहीं बन पाई बात। 1611 में वापस लौट गए कौन? विलियम हॉकिंस। बोले ये इंग्लिश खान नहीं चाहिए मेरे को, तुम रख लो अपने पास। ठीक है, फिर क्या होगा? 1612 वो टर्निंग पॉइंट होगा जब क्या होगी? स्वाली की लड़ाई। और स्वाली की लड़ाई के बाद पहली फैक्ट्री लग जाएगी कब? 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री लग गई। फिर 1615 में एक और एम्बेसडर आएगा जिसका नाम है सर थॉमस रो। ठीक है, सर थॉमस रो का काम ही केवल एक था कि आपको जो पोजीशन है किसकी? ब्रिटिशर्स की, कहां? इन दी मुगल कोर्ट, उसको सुधारना है, केवल यही काम था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देख लिया? अब शुरू होगा उदारवाद का दौर। किसका दौर? उदारवाद का। अब देखा कितने खुले दिल से मुगल जो है अपनी संपत्ति लुटाएंगे किसके ऊपर? इंग्लिश के ऊपर। सबको पता है 1632 गोल्डन फरमान, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, गोल्डन फरमान इशू कर दिया। बोले जहां जहां भी गोलकोंडा साम्राज्य की बाउंड्री है वहां वहां आप टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एक रिलैक्सेशन। 1651 में यह कंडीशन और बदली। ठीक है, जो शाह सूजा है, शाह सूजा इज गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर है। इन्होंने बोला कि बोले भाई साहब एक काम करो कि आप एक एनुअल टैक्स पे कर दो और उस एनुअल टैक्स के बदले में आप साल भर ट्रेड करो। कहां? बंगाल में। ठीक है, कहानी और बदली तब 1691 में जब औरंगजेब ने बेवकूफी कर दी। औरंगजेब ने क्या किया कि जो बंगाल में जो ट्रेड है ना किसका? अंग्रेजों का, उसको पूरा टैक्स फ्री कर दिया। अब बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में टेंशन शुरू हो गई ना, भाई रेवेन्यू नहीं आएगा तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाओगे? इकोनॉमी इज इक्विवेलेंट टू एम्पायर, सिंपल फॉर्मूला। अंग्रेजों ने दुनिया को बताया कि अगर आपके पास अर्थव्यवस्था है तो आप रूल कर सकते हो। चाइना दुनिया को बता रहा है, यूएसए ने भी दुनिया को बताया E इज इक्विवेलेंट टू E। ठीक है, तो औरंगजेब। फिर आए एक और बेवकूफ आदमी जिनका नाम था आजिम उद शान। देखो आजिम उद शान, देखो हाउ कंपनी इज डेवलपिंग। अप टिल नाउ कंपनी इज ओनली अ ट्रेडिंग बॉडी, पर जब आजिम उद शान आ गए तो आजिम उद शान ने क्या किया? कंपनी को एक क्या बना दिया? गवर्निंग बॉडी बना दिया। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दोगे वहीं से इंडिया का डाउनफॉल क्या हो गया? तय हो गया। आजिम उद शान ने 3 गांव फ्री में दे दिया अंग्रेजों को, खुश होके। कौन कौन से थे वो 3 गांव? सुल्तानती, गोविंदपुरा और कालीकटा। ठीक है, तो ये तीनों गांव आजिम उद शान ने दे दिया। अब कंपनी क्या बन गई? गवर्निंग बॉडी। ठीक है, 1717 में एक और बेवकूफी करेंगे पगले राजा जिनका नाम था फर्रुख सियार। फर्रुख सियार ने क्या किया? 2 चीजें। पहली चीज आप दस्तक इशू कर लो, है ना, और दूसरी चीज खुद की मिंट लगा लो। मिंट समझते हो? करेंसी छापने की। हाँ, जहां सिक्के छपते हैं, हाँ वो मिंट। तो 2 चीजें जो है लगा दी, टकसाल। ठीक है, अब देख रहा हूं इकोनॉमी अंडर एन इकोनॉमी। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई, इकोनॉमी अंडर एन इकोनॉमी। जब 2 पैरेलल इकोनॉमीज खड़ी होगी तो क्लैश होगा। भाई अभी तक इंडिया केवल एक इकोनॉमी है, पर अगर आप सिक्के छापने की इजाजत दे रहे हो तो वो तो अभी तो क्या है? रेगुलेशन सिस्टम है। अभी अपन मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे काम करते हैं ना, तभी था क्या मिनिमम रिजर्व सिस्टम? वो तो अपनी मर्जी से सिक्के छापेंगे, जितने उनके पास सोना चांदी है लोगों को खरीद लेंगे, अपने युद्ध चलाएंगे। सो दिस वाज द प्रॉब्लम व्हिच नोबडी हाइलाइट्स, द टेंशन व्हिच औरंगजेब क्रिएटेड एंड द मिस्टेक व्हिच आजिम उद शान डिड। जिससे एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई और पैरेलल इकोनॉमी, गवर्नर और क्लैश। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट? ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। यहीं से बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों को यही रोक देते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंच की। ठीक है, 1664 में कंपनी बनाएंगे। कौन कौन बनाएंगे? लुई 14 जिनका वचनीय था शासन, और उनका फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट।
ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। पहली कंपनी फैक्ट्री सूरत में, फिर मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू हो गया। फिर प्रॉब्लम कहां हुई, जब 1674 में इन्होंने डिस्कवर कर लिया पौंडीचेरी। क्या डिस्कवर कर लिया? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी किसने डिस्कवर किया था? फ्रैंकोइस मार्टिन। देख लेना कैरॉन है कि मार्टिन है, फ्रैंकोइस तो कंफर्म है। कैरॉन, चलो फ्रैंकोइस कैरॉन। फ्रैंकोइस मार्टिन ने पहली फैक्ट्री लगवाई थी सूरत में, ठीक है। फ्रैंकोइस कैरॉन ने क्या डिस्कवर कर दिया? पौंडीचेरी। अभी भी स्थिति ठीक है ना, अभी भी व्यापार कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 1742 में एक व्यक्ति आ गया जिनका नाम था ड्यूप्ले, और ड्यूप्ले यहां पे आ गए, और 1746 के आसपास कौन आ गया? क्लाइव। एंड दिस क्लैश इज कॉल्ड एज कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। हाँ क्या डिस्कस बताओ। फर्रुखसियार का फरमान क्या था? देखो दो चीजें, मिंट बनाने की आजादी, दस्तक पासेस की आजादी, और किया क्यों था? क्योंकि एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने फर्रुखसियार का इलाज किया था, तो उसके बदले में, ठीक है। फोर्ट विलियम कैलकाटा में था, वहां सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट लगी, है ना, और फिर बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज भी खुला। यही बताएंगे ना कि इन्हीं को तो मिला के बना था। हाँ ये भी बता सकते हो। किसने बसाई थी कलकत्ता? बसाया किसने था? वो जॉब चार्नॉक। 1700 में बना। चंडीगढ़ वो अपना क्या नाम उसका, दिल्ली वाला लुटियंस। डॉक्टर डॉक्टर का कोई लेडी बार्टन थी शायद। नहीं डॉक्टर वो, अरे यार वो हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन की बार्टन। हैमिल्टन, ठीक है। चलो आगे बढ़े कि खत्म करें? अरे अबे चलना है अभी। चलने दे, जल्दी बताओ फिर उस हिसाब से जाएगा। मूड है तो ठीक है। चलना तो चलना। चलो। हाँ कार्नेटिक वॉर्स खत्म कर देते हैं, चलो। कर्नाटक बंगाल अरे 11:30 मुझे भी जाना है भाई, अब ऐसा थोड़ी। चलो ठीक है, 3 कार्नेटिक वॉर, बहुत इजी टर्म्स में बता दूंगा, और आप लोगों के लिए एक बहुत यूनिक क्वेश्चन, व्हाट वाज द कार्नेटिक एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो शायद किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा। इसीलिए कहता हूं मुझसे इतिहास पढ़ो। चलो ये खुद को बेचना भी चाहिए ना। कार्नेटिक वॉर्स सबको पता है 3 हुए थे। पहला 1744 से लेके 1748, दूसरा 1749 से लेके 1754, तीसरा 1757 से लेके 1763, ठीक है। ये चार्ट, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ईयर लिख लिया। अब देखो रीजन है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। क्या रीजन है? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। क्या है ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन? हुआ क्या, ऑस्ट्रिया का राजा मर गया, है ना, रानी हो गई महत्वाकांक्षी कि राजा तो हम ही बनेंगे, है ना। अब यहां पे यूरोप 2 फैक्शंस में भिड़ गया। भाई यूरोप के 2 दादा थे उस समय पे, एक दादा था फ्रांस और एक दादा है ब्रिटेन। ब्रिटेन तो सबका दादा है ना। तो ब्रिटेन जो है सपोर्ट कर रहा है रानी का, क्यों? क्योंकि उसके यहां भी रानी है। और फ्रांस क्या कह रहा है कि राजा तो मर्द ही बनेगा, रानी नहीं बन सकती। बोले साला अगर यहां अभी तो चलो ये तो ऊपर है ना भाई, ये नॉर्थ से सेपरेटेड है, वहां पे है वो ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्रिटेन से इतनी हवा नहीं आती, है ना। पर कि अगर यहां हमने स्पेन में बना दिया, सॉरी ऑस्ट्रिया में बना दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमको ये नहीं करना है। तो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट या ब्रिटेन के अगेंस्ट एक अलायंस बनाई फ्रांस ने, है ना। और युद्ध कहां शुरू हुआ? यूरोप में, है ना। और उसका ऑफशूट है इंडिया में। कैसे? सपोज करो कि तुम्हारे बगल वाले अंकल पापा को मार दे, ऐसे मारे नहीं पर कभी मार दिया, है ना। मतलब मम्मी और आंटी की लड़ाई तो हो सकती है। लड़ाई हो गई और मम्मी ने क्या किया, आंटी को कुछ बोल दिया या मार दिया, है ना। अब तुमको बुरा लगा। अब तुम उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाए आंटी का, क्यों? क्योंकि आंटी बड़ी है। तुम गए ग्राउंड में खेलने, आंटी का बेटा या बेटी दिख गई, तुमने उसको मार दिया। बोले बदला बराबर। तो यही कहानी है ना। यही कहानी है कि वो लड़ कहां रहे हैं? यूरोप में, और रिजल्ट कहां देखने मिल रहा है? इंडिया में, ठीक है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो तुम्हें ध्यान रखना है, दैट इज बैटल ऑफ सेंट थोम। यही बैटल पूछा जाएगा, बैटल ऑफ सेंट थोम। बैटल ऑफ सेंट थोम में ड्यूप्ले ने हराया था नवाब अनवरुद्दीन को, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ सेंट थोम हो गया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या रहा? ट्रीटी ऑफ एइला-शेपिल, ठीक है। एइला-शेपिल से क्या हुआ? मद्रास जो कैप्चर कर लिया था फ्रेंच ने, वो वापस दे दिया गया किसको? इंग्लिश को। पर अब कुछ तो देना पड़ेगा, तो क्यूबेक विच इज इन कनाडा, वो दिया गया किसको? फ्रेंच को, ठीक है। द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कनाडा इज इंग्लिश, सेकंड इज फ्रेंच एंड थर्ड इज पंजाबी, ऑफिशियल, विच देयर गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड, ठीक है। चलो तब अगली बात किसी करें, सेकेंड वॉर की, ठीक है। रीजन क्या है? फाइनेंशियल सुप्रीमेसी। सिंपल सी बात, सबको व्यापार में आगे बढ़ना है, ठीक है। रीजन क्या है? फाइनेंशियल सुप्रीमेसी, ठीक है, सबको आगे बढ़ना है। अब है क्या कि उसी वक्त हैदराबाद का नवाब मर जाता है। हैदराबाद का नवाब जब मर जाता है तो वहां पे दो लोग हैं, है ना। तो बोले एक नुसरत जंग और एक नासिर जंग और एक सलाबत जंग, है ना। नासिर जंग, हाँ नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अब इनको क्या बनना है? नवाब बनना है ना। इनके भी जीवन का एक ही मकसद है। बोले क्या? बोले हमको नवाब बनना है ना। हमें भी गद्दी चाहिए थी, इनको भी गद्दी चाहिए थी, तो ये आपस में लड़ गए, है ना। यही कहानी हुई कहां? कार्नेटिक में। कार्नेटिक में फिलहाल जो नवाब है अनवरुद्दीन, उनके खिलाफ खड़े हो गए उनके एक भाई चांदा साहिब, है ना। तो चंदा साहिब को सपोर्ट कर दिया फ्रेंच ने, और यहां हैदराबाद पहले से ही फ्रांसीसियों के पास था, तो हैदराबाद नहीं चाह रहे थे कि हम फ्रांस दे। बैटल सब सही चल रहा है, सब कुछ किसके फेवर में? इन द फेवर ऑफ फ्रेंच। पर यहीं पे एक बैटल होगा, दैट इज बैटल ऑफ अंबूर। बैटल ऑफ अंबूर। बैटल ऑफ अंबूर में जो कुड़प्पा के राजा हैं, उन्होंने मार डाला किसको? चांदा साहिब को। चंदा साहिब को जब मार दिया तो ये था कि भाई उसको तो भगा दिया था, अनवरुद्दीन को हरा के भगा दिया था, पर अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली ने फिर भी आधा साम्राज्य खुद के कब्जे में किया हुआ था त्रिचनोपोली से। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना। अब वीक क्या हो गया? कार्नेटिक का स्टेट, और हैदराबाद में तो फिर भी अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड है किसका? फ्रांसीसियों। क्यों? नासिर जंग को मार दिया है तो सलाबत जंग को ले आए, है ना। बोले राजा हम अपना ही रहने देंगे, दूसरे का बनने नहीं देंगे, ठीक है। तो बैटल ऑफ अंबूर वाज बिगिनिंग ऑफ द डिफीट ऑफ द फ्रेंच पीपल्स। और यहां पे सबसे बढ़िया डिप्लोमेसी किसकी काम करी? रॉबर्ट क्लाइव। द राइज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट फ्रॉम हियर। रॉबर्ट क्लाइव एक रसोइया था, रसोइया से क्लर्क बना। वो जहां मीटिंग हो रही थी मीटिंग हॉल में, है ना, तो मीटिंग हॉल में वो भी अवेलेबल था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। सब बातें कर रहे थे। अब रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क है, तो उसने बोला मे आई हैव द पार्टन टू स्पीक एनीथिंग। सी द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश एंड इंडियंस। डिफरेंस यही है, दे वैल्यू टैलेंट एंड वी वैल्यू कास्ट, ठीक है। दैट इज व्हाई इंडिया इज नॉट व्हाट विश्व गुरु अगेन। तो उसने बोले भाई साहब देखो, सबसे कमजोर कड़ी कौन समझ में आ रहा है? बोले कार्नेटिक, अटैक कार्नेटिक। बोले अच्छा तेरा आइडिया है ना, मतलब मुन्ना ही मूते हैं, मुन्ना ही साफ करेंगे। बोले तू ही जा, शो योर कमांडिंग एबिलिटीज। ही वाज अ स्टेट्समैन, रॉबर्ट क्लाइव वाज अ बॉर्न स्टेट्समैन। मतलब अगर कभी विक्टोरिया मेमोरियल जाना हो तो यू सी दी पोर्ट्रेट ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो एक मामूली सा रसोइया था, ही हैड दी डायरेक्ट एक्सेस टू क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ इज क्वीन ऑफ इंग्लैंड। मतलब यूरोप में तो बड़ी बात है, वो मुगल बादशाह अलग बात है, पर वो यूरोप में तो बड़ी चीज है। इतनी बढ़ गई थी औकात किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला ये करो, कार्नेटिक अटैक करो। सिर्फ सेना लेके गया कार्नेटिक अटैक करने। यहीं पे एक बेवकूफी करेंगे कौन? फ्रांसीसी। दे विल कॉल बैक whom? ड्यूप्ले, एंड दे विल सेंड अ पर्सन कॉल्ड एज गोडेहू। किसको भेज दिया? गोडेहू को। रिवाइवल ही नहीं हुआ। गोडेहू कैसा आदमी है? महात्मा गांधी। बोले एक काम करते हैं, मांडुबली कर लेते हैं, लड़ना वड़ना क्या ही रखा है लड़ने में, लड़ाई खत्म, ठीक है। लड़ाई खत्म हो गई। क्या हुई? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की ट्रीटी से दोनों ने एग्री किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ना ही किसी हिंदू राजा या किसी जो भी इंडियन स्टेट्स हैं उनके फट्टे में टांग अड़ाएंगे। हम अपना व्यापार करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट इज व्हाट? थर्ड इज द थर्ड कार्नेटिक वॉर। रीजन है द लिबरेशन ऑफ यूएसए, है ना। जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर में अमेरिकन खड़े हो गए कि अंग्रेजों, पहले अमेरिका छोड़ो, भारत तो 42 में छोड़ना है ना। सबसे पहले क्या छोड़ो?
अमेरिका छोड़ो, इस युद्ध में हिंदुस्तान में एक गवर्नर जनरल आए थे जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस शामिल थे, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस भाई साहब ने सरेंडर कर दिया था यॉर्क टाउन नाम की शहर में, जिसको न्यूयॉर्क कहते हैं, और उपहार क्या मिला, ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो वो थे, वो सरेंडर करके आए थे वहीं से, और यहीं से जनरल लफायेट को भी भेजा गया था। जनरल लफायेट, अभी देखो रशियन, अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन भी होने वाला है ना, होने वाला ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने वाला है। क्यों? जनरल लफायेट आए थे यूएसए की क्रांति में। जनरल लफायेट ने ही सेना को बोला था, वो जो आपका टेनिस कोर्ट ओथ हुई थी, फॉल ऑफ बास्तील हुआ था, फॉल ऑफ बास्तील में जनरल लफायेट मिल गए थे जनता के साथ, बोले नहीं राजा को तो हटना पड़ेगा, ठीक है। तो वही शुरुआत है वहीं से, लिबरेशन ऑफ यूएसए, फिर वही युद्ध कि पापा कहां लड़ रहे हैं, घर में, हम कहां लड़ रहे हैं, मैदान में, वही, है ना। तो होगा क्या कि कुछ शिप्स डुबा देंगे, कौन, फ्रेंच, सॉरी इंग्लिश, किसकी, फ्रेंच की। तो फ्रेंच उसका बदला लेने जाएंगे, है ना। और जब ये बदला लेने जा रहे होते हैं तभी वंदवासी या वैंडीवॉश नाम की जगह पे क्या हो जाएगा, बैटल ऑफ वैंडीवॉश। हाँ, बैटल ऑफ 1760 में वैंडीवॉश, दो लोग, सर आयरकूट, काउंट डी लैली या कॉम्टे डी लैली, इट इज एक्चुअली कॉम्टे डी लैली, ठीक है, एग्जैक्ट कॉम्टे डी लैली। तो आयरकूट ने कूट दिया किसको, कॉम्टे डी लैली को। फिर ये जो लिबरेशन ऑफ यूएसए ये खत्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस, और ट्रीटी ऑफ पेरिस से ये बैटल भी खत्म हुआ, ठीक है। पहला क्लॉज क्या कि जो फ्रेंच हैं उनको क्या बना दिया गया, प्रोटेक्टोरेट, किसका, इंग्लिश का, कि बिना इंग्लिश के पूछे वो आप सांस भी नहीं ले सकते। बोले नो फोर्ट्स, अब आप किले नहीं बनाओगे, नो आर्मी, सिर्फ व्यापार करो, कर सकते हो तो। वाई नो फोर्ट्स, करेंगे तो सेना इकट्ठी करेंगे, आर्म्स रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बाजीराव मस्तानी देखिए, मोहम्मद शाह बंगश महाराज छत्रसाल को हरा क्यों नहीं पा रहा था, मोहम्मद शाह बंगश ही आया था ना। जब बाजीराव को लेने गई थी मस्तानी तो मोहम्मद शाह बंगश ने अटैक किया था, ये तो मध्य प्रदेश का इतिहास है यार। तो मोहम्मद शाह बंगश इसीलिए नहीं हरा पा रहा था क्योंकि छत्रसाल का जो दुर्ग था छतरपुर का, वो बहुत मजबूत दुर्ग था, है ना। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। भाई कुंभलगढ़ का किला या जो रणथंबोर का किला था, या अगर हम बात करें वेरी फेमस, कहां के थे राणा रतन सिंह, चित्तौड़, चित्तौड़ का घेरा 10 महीने तक लगा के बैठा था खिलजी। जब सप्लाईज खत्म हो गई तब फाइनली राणा रतन सिंह को आना पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है गढ़ का, है ना। दैट इज वाई उन्होंने सब समझ लिया था ना, दे डिड पीएचडी विद इंडियन हिस्ट्री, है ना। चलो, तो ये क्या था आपके कार्नेटिक वॉर्स, ये 3, इतना ही आपको याद रखना है, मेंस हो या चाहे प्रीलिम्स हो, बाकी किसी कहानी से कोई लेना देना नहीं है। बात करें इस पे भी, कर लेते हैं। नहीं मेरा क्या है, तो पूछोगे तो बताता जाऊंगा। ठीक है, जिसने नहीं बनाया हो कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ फ्रेंच। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ सक्सेस। अरे एक तो मेजर वो रह गया ना, अबे ये तो चूतिया सवाल है, मैं बताऊंगा 80 सवाल का आंसर। 80 सवाल आते नहीं ना। चलो, अरे लैंग्वेज माइंड मत करना, है ना। सवाल ही आता है। हाँ नहीं देखेंगे, नहीं लोग देखेंगे। नहीं नहीं, अगर कहीं रिकॉर्ड भी चला तो कोई इशू नहीं है, मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ऐसे ही पढ़ाता हूँ, है ना। और बहुत सारी लड़कियां कंप्लेन लेके जाती है, बघेल सर गाली देते हैं, तो वो बोल देते हैं कोचिंग वाले कि बघेल का कुछ नहीं कर सकते, रिप्लेसमेंट ले लो, रिप्लेसमेंट चाहिए नहीं तो सहो, है ना। चलो, तो फ्रेंच क्यों हार गए, देखो सबसे सिंपल कंपनी बात है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक पीएसयू है, ठीक है। तो भाई साहब कोई भी काम करना है तो फैसला किससे होगा, सील सिक्का स्याही लगने फ्रांस जाएगा। यानी मुझे एक कुर्सी भी खरीदनी है तो पहले मैं राजा को चिट्ठी भेजूंगा, तब व्हाट्सएप नहीं था ना, हेलो किंग आई एम बाइंग व्हाट चेयर प्लीज सैंक्शन मनी, हाँ हाँ ले ले। तो भाई प्रॉब्लम लग रहा है ना। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, प्राइवेट है, तो जितना कंपनी बढ़ेगी उतना लोगों के शेयर बढ़ेंगे, तो वो एंथुसियास्टिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। अगली चीज, फ्रांसीसी भी 2 फ्रंट में लड़ रहे हैं, गधे 2 फ्रंट्स में लड़ रहे हैं ना भाई, यूरोप में भी लड़ रहे हो और कहां लड़ रहे हो, इंडिया में भी लड़ रहे हो। इज इट पॉसिबल टू विन ओवर बोथ द फ्रंट्स, नहीं पॉसिबल, वही रीजन है। फिर अगली चीज याद रखना, बंगाल था किसके पास,
इंग्लिश के पास। 57 बैटल ऑफ प्लासी हैज हैपेंड। जो पूरा कार्नेटिक वॉर था, उस कार्नेटिक वॉर को फाइनेंस करने का वादा किया था किसने? मीर जफर ने। तब मीर जफर को राजा बनाया गया था, है ना। तो उनके पास क्या है? बंगाल है। अब इनके पास केवल क्या है? पौंडीचेरी। अगर पौंडीचेरी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। पर अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल को सेंटर में रखा और इंडिया का मैप बना दिया। और रिसोर्स रिच पैसे है ना भाई, यहां पे भी सिंपल सा फॉर्मूला, इकोनॉमी इज इक्विवेलेंट टू एम्पायर। सारी चीजें उनके पास, पैसे बंगाल से आ रहे हैं, लड़ने के लिए क्या चाहिए? पैसे ही चाहिए ना, बंगाल से आ रहे हैं। अगली चीज, नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ ड्यूप्ले। ड्यूप्ले का रिप्लेसमेंट ही नहीं किया गया। अगर ड्यूप्ले का रिप्लेसमेंट किया गया होता, वैसा ही व्यक्ति आता, हो सकता है वो पैसिफिस्ट होता। पैसिफिस्ट व्यक्ति क्या करता? पॉलिसी को फॉरवर्ड रखता। किसको भेज दिया? गांधी जी को। गांधी जी ने क्या किया? हाथ जोड़ लिए। वो भी एक गलती थी। हाँ, गोडेऊ ने जो है पैर गिर गया वो। ठीक है, चलो, तो दिस इज व्हाट डी। एक और सवाल, एक लास्ट सवाल है ना। प्रीलिम्स वालों से कोई लेना नहीं है ना, मेंस वालों से सवाल है ये। अगर मैं पेपर बनाता तो मैं ये सवाल जरूर पूछता। व्हाट वाज द कार्नेटिक एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिशर्स? क्या था कार्नेटिक एक्सपीरियंस? भारत पर वही राज चला जिसकी समुद्र शक्ति अच्छी है। समुद्र में युद्ध ही कहाँ लड़ा है? नहीं, सीधे जा रहा है, अपने को कंपटीटर्स को कम करना है सबसे पहले। देखो, सबसे पहली चीज जो थी उनको पता लगी कि अगर मैं कंबाइन कर दूं ब्रिटिश मिलिट्री जनरल और इंडियन सेपॉय, बेस्ट आर्मी। इसका प्रैक्टिकल किया था उन्होंने। ब्रिटिशर्स आर गुड कमांडर्स एंड इंडियंस आर गुड सोल्जर्स। पहला ये। दूसरा, डिवाइड एंड रूल का प्रैक्टिकल उन्होंने किया था इस बैटल में ही। हाँ बिल्कुल, सेकेंड वॉर ऑफ कार्नेटिक में क्या किया? डिवाइड एंड रूल। ठीक है, अगला 2 टास्क है, पता करके आओ। थैंक यू एवरीवन।